पर दोस्तों, आज मैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी जो अप्रैल पर में परीक्षा होने वाली है, तो टीजीटी बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया है क्लासिफिकेशन है माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ ये सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का कि हु पब्लिश्ड जेनरा प्लैंटेरम इन 1862 एंड 1883। कहने का तात्पर्य है कि जेनरा प्लैंटेरम 1862 और 1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। बेंथम, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बेंथम एम होकर द्वारा, एंगलर एम प्रांटल द्वारा, जॉन हिल्सन द्वारा और क्रोन कोएस्ट तखतचान एम डब्ल्यू जिमरमैन द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताया था बेंथम एम होकर ने, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने बताया जेनरा प्लैंटेरम यानी 1862 से 1863 नामक की एक पुस्तक बेंथम एम होकर द्वारा लिखी गई थी। जो एक जेनरा प्लैंटम है, एक पुस्तक है 1862 और 1883 में बेंथम एम होकर द्वारा लिखी गई, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में प्रकाशित हुई है। बेंथम एम होकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति यानी ये नेचुरल सिस्टम द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेनरा प्लैंटेरम वाज रिटेन बाई, जेनरा प्लैंटेरम किसके द्वारा लिखी गई है? लीनियस के द्वारा, हचिंसन के द्वारा, बेंथम एम होकर के द्वारा और नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये, इसमें बेंथम एम होकर के द्वारा। किसके द्वारा? बेंथम एम होकर के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसमें हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंथम एम होकर के द्वारा लिखा गया है। अब भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोवन आर प्लेस्ड इन, यानी कि 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंजाई में, एनिमिलिया में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसमें रखा गया है? हमारा ये रखा गया है प्रोटिस्टा में। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा में रखा गया है। किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा में। ठीक, अब जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया है? एक वैज्ञानिक थे विटेकर। विटेकर ने जो है 1969 में, कब? 1969 द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत यानी यथा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, पादप, प्लांट एवं जंतु में विभाजित किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोश की सुकेंद्र की जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें समस्त कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। मुनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का। इन व्हिच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर, यानी कि विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? एनिमिलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें जो है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? हमारा ये सी ऑप्शन, मुनेरा में रखा गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाई, यानी कि सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आर एस विटेकर ने किया था, हेकल ने किया था, ठीक, वेज एवं अन्य ने किया था, वेज इट ऑल, और कैवेलियर स्मिथ ने किया था। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसने किया था? कैवेलियर और स्मिथ ने किया था। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स यानी महाजगतों में, सुपर किंगडम यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है विभाजित किया। वेज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन घोषित किया। जो वेज थे, ये तीसरे नंबर वाले वेज थे, ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 जगत में दिया, 3 वर्गीकरण में प्रस्तुत किया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज और कॉल्ड, यानी जात व उपजात के बीच की कोट श्रेणी को क्या कहा जाता है? सबलिंग स्पीसीज कहा जाता है, सेमी स्पीसीज कहा जाता है, सुपर स्पीसीज कहा जाता है, सब स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है इसमें जो है सेमी स्पीसीज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? उपजात जात से नीचे की श्रेणी को कहते हैं, यानी सब स्पीसीज से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। जात यानी स्पीसीज व उपजात सब स्पीसीज के बीच की श्रेणी को अर्धजात यानी सेमी स्पीसीज कहते हैं। 2 ऐसी जातियाँ जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन यानी रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, सहोदर जात कहलाती हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी बायोलॉजी शब्द का परिचय किसने कराया था? अरस्तु ने कराया था, लेमार्क ने कराया था, डार्विन ने कराया था, लिनियस ने कराया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है यहाँ पे लेमार्क ने कराया था। यानी कि लेमार्क जो है, लेमार्क तथा ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ पे जो अरस्तु हैं, अरस्तु यानी अरिस्टोटल, इनको जो है बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। यानी अगर फादर ऑफ बायोलॉजी को देखा जाए तो इसमें किसको कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें जो है, यानी जो हमारा बायोलॉजी होता है, ये बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनियस दिया था, लेकिन जो फादर है इसके ये अरस्तु हैं। और बायोलॉजी क्या है? 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जूलॉजी और
बॉटनी, तो जूलॉजी के फादर भी अरस्तु हैं। और यहाँ पे जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में वनस्पति और पादपों का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी के जनक कौन है? यहाँ पे थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक हैं। तो ये थी जानकारी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज, यानी वर्गीकरण के पिता कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, डी कैंडोल हैं, हुकर हैं, लीनियस हैं, अरिस्टोटल हैं। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे लीनियस ने, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस हैं। तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनकल्चर प्रस्तुत की थी तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। डी कैंडोल ने सर्वप्रथम टेक्सोनॉमी शब्द खोजा। अगर पूछा जाए कि जो टेक्सोनॉमी शब्द है सर्वप्रथम किसने खोजा है, तो यहाँ पे हम बताएंगे डी कैंडोल ने सबसे पहले जो है टेक्सोनॉमी शब्द खोजा। उन्होंने ये शब्द 1813 में दिया। किस सन में दिया? 1813 में दिया। ठीक, तो इसमें 1813 ईस्वी में थ्योरी एलिमेंटर डी ला बॉटनिक यानी थ्योरी एलिमेंटर डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी तथा जंतु विज्ञान जूलॉजी का पिता कहते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अभी 9 क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कोइन्ड बाय, देखो अगला क्वेश्चन बन गया है। और टेक्सोनॉमी शब्द किसने खोजा था? डी कैंडोल ने, थियोफ्रास्टस ने, प्लिनी ने, लीनियस ने। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी कैंडोल द्वारा जो है टेक्सोनॉमी शब्द खोजा गया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जेनस एम स्पीसीज, क्लास एम ऑर्डर, फाइलम एंड फैमिली, किंगडम एंड क्लास। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फाइलम एंड फैमिली, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी फाइलम एंड फैमिली। कैरोलस लीनियस अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया। जो कैरोलस लीनियस थे उनकी क्या पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टमा नेचुरी। तो जो है इन्होंने जीवधारियों को 2 जगत में डिवाइड किया, पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। 2 वर्गों का गण यानी आर्डर्स में तथा गण को वंश तथा वंश को जाति यानी स्पीसीज में बांटा। इनके वर्गीकरण में संघ यानी फाइलम तथा कुल फैमिली का वर्णन नहीं है। जीवधारियों के नाम रखने की द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम में इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था? ठीक, तो यहाँ पे जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? तो इसमें कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट कैटेगरी, कौन एक संवर्ग नहीं है? यानी कि इकोटाइप, स्पीसीज, जेनस, ऑर्डर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा इकोटाइप। जात प्रजात तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाली स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इकोटाइप क्या होता है, तो यानी जात प्रजात तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान पर रहने वाली स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहा जाता है। यानी कि जहाँ कोई ऐसा एक स्थान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएँ, वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएँ, तो उस स्थान को क्या कहा जाएगा? इकोटाइप कहा जाएगा, जो कि उस वातावरण में रहने के लिए आनुवंशिक रूप से अनुकूलित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो है क्वेश्चन नंबर 12, द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एंगलर ने दिया था, प्रांटल ने दिया था, हचिंसन ने दिया था, ओसवाल्ड और टिप्पन दिया था। यानी द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है? तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है हचिंसन ने दिया था। ठीक, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचिंसन हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की जातवृत्ति पद्धति यानी फाइलोजेनिक सिस्टम की जानकारी अपनी पुस्तक में दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनकल्चर फर्स्ट। यानी कहने का तात्पर्य है कि लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। सिस्टमा नेचुरी में की थी, स्पीसीज प्लांटेरम में की थी, जेनरा प्लांटेरम में की थी, फिलोसफिया बॉटनिका में की थी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, स्पीसीज प्लांटेरम में की थी। किसमें की थी? स्पीसीज प्लांटेरम में की थी। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? लीनियस द्वारा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, तीनों पुस्तकें लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने द्विनामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनकल्चर की विचारधारा सर्वप्रथम से 1753 में दी थी। और जो 1753 में इनकी जो एक बुक थी प्रकाशित हुई, स्पीसीज प्लांटेरम, उस पुस्तक का क्या नाम है? स्पीसीज प्लांटेरम नाम है। में पौधों के लिए प्रस्तुत की गई, यानी पौधों के बारे में बताया गया। बाद में 1758 में यानी 1758 ईस्वी में सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि सिस्टमा नेचुरी का प्रथम संस्करण 1735 में प्रकाशित हो गया था। 1775 में ये बुक पब्लिश हो गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाइनोमियल नोमेनकल्चर वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस, डार्विन, लेमार्क, नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है
हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, लीनियस द्वारा दी गई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है लीनियस गिव अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। लीनियस द्वारा दिए गए द्विनाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है, नेचुरल सिस्टम कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है, फाइलोजेनिक सिस्टम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बाइनोमियल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल सिस्टम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबेरोसम इज। सोलेनम ट्यूबेरोसम का जेनेरिक नाम क्या है? सोलेनम है, सोलेनेसी है, ट्यूबेरोसम है, नन ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है सोलेनम, यानी इसको सोलेनम कहा गया है। सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का एक वनस्पतिक नाम है। जो आलू है, आलू का वनस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का वनस्पतिक नाम है। इसके जेनेरिक अर्थात जीन्स का नाम सोलेनम यानी स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम ट्यूबेरोसम है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच वन इज करेक्टली पेयर्ड। कौन सा युग्म सही, इसमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, टीक, टिप्रोकार्पस, सॉल, टेक्टोना, चीड़, सेड्रस, सीसम, डल्बर्जिया। इसमें सही युग्म बताना है कि कौन सा पेड़ जो करेक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन डी सही होगा, सीसम डल्बर्जिया। तो इसमें जो सीसम है, सीसम का वनस्पतिक नाम डल्बर्जिया सिसु है, जिसमें डल्बर्जिया इसका जेनेरिक अर्थात जीनस का नाम है तथा सिसु स्पेसिफिक अर्थात स्पीसीज का नाम है। टीक का जेनेरिक नाम टिक्टोना है, साल को सीरिया तथा चीड़ को पाइनस है। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। तो ऑलरेडी इसमें मैच का हमने ऑप्शन बना दिया है। तो वीट को जो है, जो इसमें सही सुमेलित है, यानी वीट को टेट्रिकम वल्गेरी कहा जाता है, यानी जो गेहूँ का जो साइंटिफिक नेम है इसमें टेट्रिकम वल्गेरी है। और इसमें जो है अश्वगंधा ओराइजा सटाइवा, इसमें ये हो गया तुम्हारा, इसमें गेहूं का जो है टेट्रिकम वल्गेरी है, अश्वगंधा का जो है विदानिया सोमनीफेरा, और जो है ग्राउंड नट यानी मूंगफली का अरेकिस हाइपोजिया, और राइस का ओराइजा सटाइवा है। ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में आपको पेपर में इसमें से देखना जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब लास्ट सवाल जो है एक और देख लेते हैं। सवाल जो है इसमें बॉटनिकल नेम ऑफ कॉमन वीट इज। कहने का तात्पर्य ये है कि समान ब्रेड वीट का वनस्पतिक नाम क्या है? टेट्रिकम टर्जिडम है, टेट्रिकम एस्टिमम है, टेट्रिकम मोनोकस है, यानी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें जो है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, टेट्रिकम एसिबिटम, यानी समान ब्रेड वीट का वनस्पतिक नाम टेट्रिकम एसिडियम है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉलकोल तथा टर्निप बिलोंग टू हाउ मेनी जिनरा। यानी फूल गोभी, कैबेज, नॉलकोल एवं सलजम कितने जिनरा से संबंधित है? इसमें जो है 1 से 2 से 3 से 4 से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये किससे संबंधित है? ये 1 से संबंधित है। यानी प्रश्न में उल्लेखित सभी पादपों का वंश यानी ब्रेसिका, ग्रीन ब्रेसिका एक ही है, परंतु उनकी प्रजातियाँ स्पीसीज अलग अलग हैं, जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का जो साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। इसमें फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का जो वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरिसी है, और जो इसकी फैमिली है ब्रेसिकेसी है। और जो कैबेज है, कैबेज का जो है बी ओलिरिसा है, या वार कैप डेटा बोलते हैं, इसका जो फैमिली है रूसिफेरी है। गांठ गोभी यानी नॉलकॉल का जो साइंटिफिक नेम है ओलिरेसी है, और इसको वार जिंजी लोडिस भी कहते हैं, यानी इसकी फैमिली है क्रूसीफेरी। और यानी सलजम, टर्निप, ब्रेसिका, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका रापा, और इसकी फैमिली है जो है क्रूसीफेरी। ये सारे जो PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं TGT, PGT या अन्य डिस्ट्रिक्ट के एग्जामों में सवाल आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण डिस्कस। अब जो है इसके आगे और जो है टॉपिक लेंगे कोई अच्छा सा, फिर डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।